तो एज यूजुअल, एज ऑलवेज, वी विल बिगिन फ्रॉम द ऑर्गेनल। ऑर्गेनल को समझना और डीप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कोई सारी ऑर्गेनल आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे आपको ऑर्गेनल की इनसाइट शुरू हो जाएगी, आप ऑर्गेनल को समझने लग जाएंगे। ये है मेरी ट्राई। तो फिर आप जो है ना इसको खुद पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनल की एक छोटी क्लास, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एफोरिज्म नंबर 2 सब लोग जानते हैं क्या है, बोलो। और एफोरिज्म नंबर 2 क्या है? हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। और वो क्या है? सिर्फ इतना कहना नहीं, आगे भी तो देखो। व्हाट इज हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, फिर आगे पूरा एफोरिज्म बोलना। आपको उसमें क्या समझ में आया हुआ? मतलब सर हाईएस्ट आइडियल मतलब होता है ना सर, हाँ, कि अच्छे से अच्छा पेशेंट को क्योर करना, बिल्कुल अपने लेवल तक सर, स्ट्रेट करना पेशेंट को अच्छे से। बस इतना सा। फिर ऑर्गेन क्या हुई? बस यही है मेरा मकसद कि आप उस चीज को डीपली अंडरस्टैंड करें कि ये क्या है, आखिर हैनिमन क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जब आपको होना शुरू हो गया ना कि व्हाट हैनिमन इज इंटेंडेड टू से, तब होम्योपैथी समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के एफोरिज्म में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, पहले एफोरिज्म को फटाफट पढ़ लेते हैं, छोटा ही है। रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principles. The highest ideal, highest बोला है, सबसे ऊपर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और आइडियल का मतलब है, हिंदी में देखेंगे आदर्श, परफेक्ट, ऐसा होना ही चाहिए, समझ रहे हो। जब इन वर्ड्स पे जाओगे ना तब जाकर के वो चीजें फुलफिल होती है। तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, क्योर वर्ड यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है? क्योर। ट्रीटमेंट तो नहीं कहा ना, जैसे आजकल ट्रेडिशन में क्या है, आजकल क्या लोग बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है वो वर्ड यूज किया जाता है एलोपैथ्स के द्वारा, जो लगातार लोगों को दवाइयां देना चाहते हैं, क्योर नहीं करना चाहते। क्योर मतलब इलाज हो गया, इलाज बंद हो गया, बीमारी चली गई, ये है क्योर। तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, एक तो वर्ड ध्यान करना है कि ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस जो कंटिन्यू रहती है, यहां प्रोसेस नहीं है, वहां काम को पूरा करना है, वो है क्योर। तो हमारा उद्देश्य भी क्योर होना चाहिए, न कि ट्रीटमेंट। समझ गए हो? हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर जो है वो होना चाहिए, न कि ट्रीटमेंट। बार 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 समझाओ अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट क्या वर्ड है? रैपिड। अब रैपिड क्या हुआ? रैपिड स्पीड कितनी होनी चाहिए? रैपिड का मतलब क्या हुआ? तेजी से। इसमें तेजी कैसे पता करोगे? क्या होती है तेजी? तेजी किसको बोलेंगे? हाँ, तेजी किसको बोलेंगे? तेजी क्या क्या मतलब हुआ? आप तेज चलते हो इनकी तुलना में, इसका मतलब क्या हो गया? कि आप अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच रहे हो, ठीक है। तेज का मतलब, रैपिड इज ए रिलेटिव टर्म। तो ये ना हैनिमन इतना इंटेलिजेंट पर्सन है या था जिसकी कोई हद नहीं है। उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए हैं जो कि आत्मा को झकझोर दे। रैपिड वर्ड लिख करके उन्होंने हमेशा के लिए और अच्छा करने के लिए निर्देश दे दिया है अपने को, ठीक है। तो रैपिड है मतलब रिलेटिवली फास्टर देन अदर्स, इवन फास्टर देन योर प्रीवियस ट्रीटमेंट। समझ रहे हो? तो ये रैपिड होगा, रिलेटिव टर्म्स है, जो दूसरों से ज्यादा, एलोपैथों से भी ज्यादा और बाकी होम्योपैथ से भी ज्यादा और आपके अपने से भी ज्यादा,
जो आप आज टाइम ले रहे हो केस टेकिंग करके ट्रीटमेंट सिलेक्ट करने में और पेशेंट को रिजल्ट दिखाने में, उससे कल और जल्दी होना चाहिए। तो रैपिड कहते हैं, उन्होंने फ्रंट खोल दिया कि यू हैव टू बी कंटिन्यूस स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट बने रहना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाने ही पड़ेंगे। सही है। जेंटल एंड पेनलेस। जेंटल का मतलब क्या हो गया कि पेशेंट को जरा भी तकलीफ ना हो, इतना माइल्ड और इतना शांति वाला इलाज होना चाहिए। मतलब पेशेंट को पता ही नहीं चलना चाहिए कि वो इलाज ले रहा है। ठीक है। तो कड़वी दवाइयां, पेन वाली दवाइयां, अपना इंजेक्शंस, ये वो सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं, पेनलेस होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए ट्रीटमेंट। और जेंटल भी वही टर्म है कि आपको मोर जेंटल की तरफ जाना ही होगा, आपको और अच्छा करना ही होगा। ठीक है। एंड परमानेंट। अब परमानेंट क्या हुआ? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए का मतलब क्या हो गया? दोबारा उसको बीमारी ना आए। दोबारा ना आए। ठीक है। तो हमेशा यानी कि परमानेंट ट्रीटमेंट, मतलब परमानेंट रिकवरी पेशेंट की हो जाए, रोग दोबारा ना आए। वो कैसे होगा? जब हम सही ट्रीटमेंट, जब हमने सही ट्रीटमेंट कर दिया और पेशेंट को बता दिया कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम ये करोगे तो दोबारा बीमार होगे, और ये करोगे तो फिर तुम बीमार होने ही वाले हो। और आपने उसके इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा ठीक कर दिया कि वो हाईली जो सेंसिटिव है आज बीमारियों के लिए, वो ना रहे। और ये कब पॉसिबल है? जब मियाज्म पेशेंट का टैकल हो जाएगा। तो जब मियाज्म टैकल हो जाएगा तो फिर पेशेंट को इलनेस दोबारा नहीं आने वाली। ठीक है। तो ये हो गया परमानेंट का वर्ड। और परमानेंट जो है वो अगर हम देखें प्रैक्टिकल उस टर्म में, तो कंपैरेटिवली लोंगर देन अदर्स, ये भी परमानेंट ही है। जैसे मान लो हमने घर बनाया हुआ है, ये घर परमानेंट है, ये टेम्पररी नहीं है ना। तो टेंट एक टेम्पररी व्यवस्था है और घर जो बनाया है ये एक परमानेंट व्यवस्था है। तो परमानेंट क्या हुआ? क्या ये परमानेंट है क्या? नहीं। 50 साल 100 साल तो इसकी भी लाइफ है, उसके बाद तो इसको भी खराब होना है। तो परमानेंट भी ऐसा वर्ड है जो रिलेटिवली मोर लोंगर है, इसको हम परमानेंट कह देंगे। ठीक है। पेशेंट ने जो आज गलती करी है या जो आज उसको वाइटल फोर्स डिरेंज हुई है, वो कल अगर फिर से होती है तो डिजीज आने वाली है। लेकिन यूं हल्का बहुत कुछ हो जाए उससे ही वो बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं समझाऊं कि ये है मतलब परमानेंट का। ठीक है। अगला क्या वर्ड है? रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल हेल्थ, दोबारा अपनी हेल्थ पे आ जाए वो। हाँ। तो हेल्थ उसकी रिस्टोर करनी है। आज वो इल हेल्थ हुई है, बीमार जो पड़ा है, वो रिस्टोर करना है, जहां से शुरू हुआ था वहीं। ठीक है। रिस्टोर का मतलब है कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, दिस इज रिस्टोर। ठीक है। रिमूवल एंड एनिहिलेशन। अब ये एनिहिलेशन और रिमूवल क्या होता है? रिमूव है तो सर वो हटाना। लेकिन एनिहिलेशन कभी देखते हो ना, वर्ड में देखे हैं क्या? सर एनिहिलेशन का मतलब एनिहिलेशन है जड़ से मिटा देना, हटा देना, हमेशा के लिए हटा देना। ठीक है। एज इफ वो था ही नहीं, ये है एनिहिलेशन। समझ गए? जैसे होने के बाद में अगर निशान बच गया तो वो एनिहिलेशन नहीं है। होने के बाद में जो निशान पड़ गए उसकी वजह से, इफेक्ट्स आ गए उसकी वजह से, रिमूव करने के बाद में वो निशान भी नहीं है, ये है एनिहिलेशन। समझ गए? तो डिजीज इस तरह से जाए कि उसके कोई भी इम्पैक्ट, वीकनेस हो या जो भी फंक्शनलेसिया कुछ भी पेशेंट का होता है, वो अब नहीं होना चाहिए। जैसे पहले था वैसा का वैसा हो जाए। तो सोचो कितना हाई स्टैंडर्ड्स हमें दे दिए हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, लगभग वही बात है, उसका कुछ भी हिस्सा बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी डिजीज है, उसके अगर 10 सिम्टम्स हैं, 5 उसके साइंस हैं, तो उनमें से कुछ भी बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये है एनिहिलेशन एंड
रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम इट्स होल एक्सटेंट, ये है, ठीक है। इन द शॉर्टेस्ट अर्लियर देन अदर्स जो है वो शॉर्टेस्ट हो गया, जो पहले भी अपन बात कर चुके हैं, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ओके। जो भी मोस्ट treatment है। है, हाँ, जो भी ट्रीटमेंट शॉर्ट तरीके से होना चाहिए। हाँ, शॉर्ट तरीके से नहीं, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टेस्ट का मतलब है और अधिक शॉर्ट करते जाओ अपने इलाज में लगने वाले टाइम को, परफेक्शन लेके आते जाओ, ठीक है। मोस्ट रिलायबल, रिलायबल का मतलब है बहुत भरोसेमंद होना चाहिए आपका इलाज, फेथफुल होना चाहिए, जो कर रहे हो वो सही करोगे, ठीक है। ये है रिलायबल होना, फेथफुल होना। और फेथ किस पे होता है? सच्चाई पे फेथ होता है, झूठ पे फेथ नहीं होता कभी भी, समझ गए। मोस्ट हार्मलेस वे, मोस्ट हार्मलेस वे, ठीक है, अपने आप में क्लियर है कि उसका कोई साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट से नहीं होना चाहिए। ऑन इजीली कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल्स, इजीली कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल्स, कंप्रीहेंशन किसको बोलते हैं? समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जा सकने वाले प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। कोई ऐसा प्रिंसिपल जो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या, वो इसका मतलब वो कुछ फ्रॉड है, समझ रहे हो ना। तो फ्रॉड नहीं करना है, सच्चाई पे रहना है, तो ही वो प्रिंसिपल समझ में आने वाला या इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल रहेगा। इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत नहीं है तो किसी को। आकाश, अनन्या, अंतिमा, उमर, फिजा, आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अगर वहां पे आपके उधर शोर नहीं है तो, ठीक है। जिससे क्या इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप हाँ हूं करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप सुन रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, और बाहर से कुछ एक्स्ट्रा वहां से साउंड्स आ रही होंगी तो मैं बता दूंगा कि आप अनम्यूट करेंगे, ठीक है। यूं अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, ठीक है। अब शुरू हो जाती है डिबेट। होम्योपैथिक प्रिंसिपल क्या इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स हैं? बोलो क्या प्रिंसिपल दिए हैं सब। किस बेस पे आप कह सकते हो कि हाँ ये इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल है और ये सिद्धांत से हम सहमत हैं? बोलो। 5 कार्डिनल प्रिंसिपल है ना सब। हाँ, जो एक कार्डिनल बोलो ना तुम, 5 तो है, ऐसे क्या? जिसको बेस करके आप ये कह सकते हो कि होम्योपैथी एक प्रिंसिपल बेस्ड सिस्टम है, मुझे बताओ। यस, ये इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल है, अच्छी बात है, आपने बोला, चुप नहीं रहना, बोलो, आंसर करो। हाँ, ऐसे इजी इसलिए क्योंकि जो पेशेंट बोले हमको सेम सिम्टम ही ढूंढना है मेडिसिन। लेकिन क्या सेम ढूंढने मात्र से ठीक हो जाते हैं? बोलो, तुम जो बैठे हो वो बोलो। हाँ सर, हो जाते हैं, कभी कभी सेम सिम्टम मिलते हैं ना। जैसे सर आज एक पेशेंट आया था ना, सर ने दी थी ना मेडिसिन, वो तो जब ठीक होगा तब बताना, पहले नहीं, देने से कुछ नहीं नहीं होता। सर हो जाते हैं ना। चलो और बोलो, शाबाश, जल्दी बोलो ना, कुछ इंटरेक्ट करो तो, रैपिडली तो करो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा चलो मैं बोलता हूँ। ये नहीं, हमने लॉ ऑफ सिमिलर पढ़ा है और हमने पढ़ा है कि ये आर्टिफिशियल डिजीज बनती है, ये है प्रिंसिपल। आर्टिफिशियल डिजीज बनी और उस आर्टिफिशियल डिजीज की इस तरह की इफेक्ट आएगी बॉडी में कि वो जो है ना, जो वीकर डिजीज है वो चली जाएगी, ये तो प्रिंसिपल है। हाँ होम्योपैथिक प्रिंसिपल क्या है? यही तो है, ये तो जाने हैं, बोलो। सर लेकिन वो तो वीकर डिजीज चली जाएगी। प्रिंसिपल तो यही है ना इलाज होने का। हाँ। बाकी जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, ये है वो छोड़ो। हम आर्टिफिशियल डिजीज दे रहे हैं, मेडिसिन आर्टिफिशियल डिजीज है, यही तो पता है हमें। और वो आर्टिफिशियल डिजीज स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिजीज है, तो ये उसको हटा देगी। और फिर जो एग्जाम्पल दिए थे वो चांद तारों के, सूरज के, ये एग्जाम्पल दिए थे, ये नहीं है सही भाई। हाँ वो 26 अप्रैल में दिए थे। ठीक है, यही तो बात है ना, इसके आगे जाना है, ठीक है। तो अगर ये जो एग्जाम्पल्स है ना वो सही हैं,
भी एक स्मेल आ रही है, वहां पे आप उससे ज्यादा स्मेल वाली चीज रख दोगे तो वो स्मेल फील नहीं होगी, तो फील नहीं होगी, वो स्मेल तो वही है। तो ये एग्जांपल तो मैं तो इनसे सहमत नहीं हूं। आप हो नहीं, बता रही हूँ एग्जाम्पल ये। तो एग्जाम्पल तो गलत है। और व्हेन टू सिमिलर डिजीज टू डिसिमिलर डिजीज दिस दैट, यही है हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है ना, जो ये जिसको हम कहेंगे ना कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होम्योपैथिक मेडिसिन इसी पे काम कर रही है, यही प्रिंसिपल है। लेकिन मैं इससे सहमत पहले भी नहीं था, लेकिन क्योंकि हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हम हो गए इससे सहमत भी, ठीक है। हमें नहीं पता तो हम इससे सहमत हो गए, लेकिन ये यहाँ एंड नहीं है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं अच्छी बात, गुड न्यूज जिसको बोलेंगे, वो ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक पोटेंसीज वो इतना फाइन हो जाएगी, इतना रिफाइन हो जाती है जैसे जैसे हम हायर पोटेंटाइजेशन पे चले जाते हैं, कि ये जाकर के हमारे डीएनए पे काम करती है, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्रन है साउथ में, उन्होंने हमारी पोटेंसीज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख भी लिया है, ठीक है। जो हमारी 6 पोटेंसी के बाद में या 3 पोटेंसी के बाद में कुछ उसको देख नहीं पाते थे, पहले हम यही जानते हैं ना, लेकिन उन्होंने उनको देख लिया है। और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं कि वो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन इतना जो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी है कि जाकर के वो डीएनए के चैनल्स को रिपेयर कर सकती है, समझ गए। डीएनए की वो सीढ़ी सी नहीं बनी होती, हाँ सर। वहां पे वो सीढ़ी अगर कोई टूट जाए, डैमेज हो जाए तो डिजीज होती है। और भी डिटेल है, क्योंकि फिर वही बात कि हम ज्यादा जानते नहीं है ना, तो फिर उसको कहां तक हम समझे, कहां तक पढ़े, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो सीढ़ियां जो है ना वो टूट जाती है, ऐसा मान लो। और होम्योपैथिक मेडिसिन जाकर के उस सीढ़ी को रिपेयर कर देती है। और ये जो सिस्टम ऑफ रिपेयरिंग है ना, इसका डॉक्टर राजेंद्रन के अकॉर्डिंग, अभी ये रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, इट इज टू अर्ली कि मैं बता रहा हूं आपको, उनके अकॉर्डिंग इसका प्रूविंग से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जैसे आपने को पता है कि इतना टुकड़ा लगेगा तो ये वाला टुकड़ा यहां लगाने से हो जाएगा, आपको कोई मतलब नहीं है ये प्रूविंग में हुआ था या कैसे हुआ था, आपके पास टुकड़ा पड़ा है जाके जोड़ दो, टुकड़ा पड़ा है जाके जोड़ दो, इस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं ना। तो वो उस हद तक पहुंचने वाले हैं। अब ये हमारा गुड लक है कि कब पहुंचे, ये बैड लक है कि वो ना पहुंचे, या हो या ना हो ये पता नहीं है। तो एआई जो है ना वो बहुत बड़ा काम करने वाली है होम्योपैथी के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा काम करने वाला है, डीएनए की मैपिंग बहुत बड़ा काम करने वाली है, डीएनए देखने की जो माइक्रोस्कोप्स है वो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। ये हो जाएगा इजीली कंप्रिहेंसिबल, ठीक है। तो इस तरह से चीजें अच्छी से और अच्छी होती जा रही हैं, और ये करना है तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा स्टूडेंट बने रहने की हिदायत डॉक्टर हैनिमन ने हमें दी है, हमें बताया है कि आप किस तरह से कोशिश आगे करते ही जाएं। हैनिमन इंटेलिजेंट थे और चालाक भी थे, जिन्होंने ओवरऑल ये एक जगह लिख दिया कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि ये कैसे क्योर हुआ। एफोरिज्म नंबर 1 में भी शायद लिखा हुआ है, ये तुम मत सोचो कि ये कैसे क्योर हो गया, क्या हो गया, क्योंकि जब उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उन्होंने ये कह दिया। लेकिन इट डजंट मीन कि हमारा सिस्टम गलत है या चीजें हो नहीं सकती है, चीजें हो रही हैं और आगे होंगी। सिस्टम बिल्कुल सही है। चुनाव मेडिसिन की सिलेक्शन हम कल उस तरीके से कर रहे थे या आज भी कर ही रहे हैं, और हो सकता है आज से 50 साल के बाद में डीएनए को चेक करके, और इधर मेडिसिन का जो स्ट्रक्चर है हमें पता होना चाहिए, और वो भी पोटेंसी भी अलग अलग होती है। 200 नेट्रोम्यूर की स्ट्रक्चर अलग है, 1M की स्ट्रक्चर अलग है, वहां अलग तरह के टुकड़े पड़े हुए हैं जो रिपेयर करेंगे, वहां अलग तरह के पड़े हैं जो रिपेयर करेंगे। तो इसीलिए तो जो एआई है वो काम करने वाली है। तो इधर से डीएनए उठा लेंगे, उधर से वो उठाया, काम हो गया। लेकिन डीएनए चेक करने वाला माइक्रोस्कोप कितने का आएगा? इजी लाखों में कौन सा आता है? तो करोड़ रुपए का तो और क्या है? डीएनए सुना है क्या? नैनो से भी नैनो हो गया। नैनो, हाँ, उनकी थ्योरी को नैनो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। ला नहीं सकते हम तो।
फिर हम बुलाएंगे। एलोपैथी वाले हाईजेक कर जाएंगे हमारे सिस्टम को, ऐसी पूरी संभावना है। हाँ उनके पास साधन है, वो पैसा है, वो कभी भी पासा पलट सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे सर? आप पैसे कमाओ, इकट्ठे करो पैसे, अच्छा ठीक है। एक जने के पास में अगर 5 लाख रुपए हैं तो 10 लोगों के पास में 50 लाख नहीं हो गए, और 100 लोगों के पास 5 करोड़ नहीं हो गए, तो माइक्रोस्कोप आ जाएगा। डीएनए वाला क्या मुश्किल काम हो गया, ठीक है। तो ये है। अब आगे जाओ, आपने सोचा था कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर में इतनी चीजें हैं? नहीं सर। ऐसे ऑर्गन, मैं पूरे ऑर्गन नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको पता है ना। आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि बताऊं कि ऐसे डीप जाना है। केवल वो रटे हुए पॉइंट, हाँ ये है इसमें, ये है ये नहीं। हनीमन क्या कहना चाह रहे हैं ये देखो। जब आप बैठ के सोचोगे तो आपको दिखने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये असंभव है कि आपको इसका डीप मीनिंग नहीं पता। यूं आंखें बंद करके सोचो कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, हनीमन आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, तो डीप, मोर डीप, मोर डीप, मोर डीप आप चले जाते रहेंगे। ऑर्गेनम का आज का ये लेक्चर यहाँ पे अपन कंक्लूड करते हैं। तो इससे जो इंसाइट अपने को मिलती है वो ये है कि अपने काम के स्टैंडर्ड्स, काम के मानक इतने ऊंचे करो कि वो अनलिमिटेड प्रोग्रेस की तरफ आपको लेके जाए। ये तभी संभव है जब आप हमेशा स्टूडेंट बने हुए रहते हैं, हमेशा लर्नर बने हुए रहते हैं, हमेशा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते रहते हैं।